अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में जो पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, उन सब को सलाम है। उनके अहले खाना को सलाम है जिन्होंने अपने बेटे पाकिस्तान के लिए कुर्बान किए। पाकिस्तान जहां आज खड़ा है, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और अभी आर्मी चीफ़ का जो रिसेंट इंटरेक्शन था उसका भी हवाला दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जो तो लीगली रजिस्टर्ड अफ़गान हैं पाकिस्तानी सरज़मीन पर, उनको तो पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करेगा, उनको मेहमान नवाजी करता रहेगा, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। इसी तरीके से जो दहशत गर्दी का मसला है, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, अफसर, सिपाही, पुलिस के सिपाही, सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में अपनी जानें कुर्बान कर चुके हैं और ये दहशत गर्दी का निशाना बन रहे हैं। उसके ऊपर उनकी बड़ी टफ़ लाइन थी कि रोज़ाना 2, 5, 10 ये शहादतें पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान अपने बेटों का मज़ीद ये जो निशाना बनना है दहशत गर्दी का, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये चीज़ें, ये डिटर्मिनेशन, ये रिज़ॉल्व जो है, इसका अमली मुज़ाहरा होना चाहिए। आज के दिन की मुनासबत से ही सिविलियन और पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, दोनों को यकजा होना चाहिए इस एक नुक्ते के ऊपर कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो काम का आगाज़ किया गया था उसको एक स्टेप आगे लेकर जाए और पाकिस्तानी सरज़मीन पर कोई टीटीपी हो, कोई और मुसल्लह जत्था हो, लश्कर हो, सिपाह हो, उसका मुकम्मल ख़ात्मा करें। और सरहद पार से जो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमले होते हैं, ये जो रिसेंट जितने टेररिज्म के वाक़यात हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और सिपाही शहीद हो रहे हैं, ये सरहद पार से दहशत गर्दी आ रही है। बॉर्डर के उस तरफ से टीटीपी या वो जो दूसरे ग्रुप हैं वो अपने आप को मुनज़्ज़म करते हैं, सरहद पार आके कार्रवाई करते हैं। उसका मुकम्मल ख़ात्मा करना पड़ेगा और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ करना पड़ेगा, उसमें कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम की तरफ आते हैं। जो सबसे बड़ा इशू आज पाकिस्तान को दरपेश है वो महंगाई का, बेरोज़गारी का, इक़्तिसादी मुश्किलात का, बिजली के बहरान का, बिजली के गैस के बिलों का। एक आदमी कैसे अपने आप संभाले, कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बसर करे, कहाँ से वो वसाइल लाए जहाँ से ये ज़रूरियात ज़िंदगी जो उसको ज़िंदा रहने के लिए दरकार हैं वो सारी पूरी कर सके। वही मीटिंग जिसमें आर्मी चीफ बिजनेसमैन से मिल रहे थे, उन्होंने 3-4 नुक्तों की तरफ इशारा किया था। एक डॉलर वाला मसला सामने आया था, जहाँ लाहौर में बैठे हुए ताजरों ने शिकायत की कि आप मनी चेंजर्स के ऊपर कार्रवाई करें, यहाँ से डॉलर स्मगल हो रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। उसके ऊपर आर्मी चीफ़ की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 रोज़ के अंदर कम से कम 15-16 रुपये, अगर ज़्यादा नहीं तो ओपन मार्केट में फ़र्क पड़ा है। ये एक सेंटीमेंट का मैं प्रोग्राम में ज़िक्र करता होता हूँ कि नेगेटिव सेंटीमेंट रुपए को 300 के ऊपर ले गया, नहीं तो इसको 250-60 से आगे नहीं जाना चाहिए था। ये भी सेंटीमेंट से रिकवरी हुई। अभी किसी ने डंडे नहीं मारे, किसी को पकड़ के जेलों में नहीं डाला, किसी ने सरहद वाली सिचुएशन चेंज नहीं की, एज इट इज़ है जैसे पहले चल रही थी। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जिस उस पैगाम के जाने से कि कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, तो उसके नतीजे में 15-16 रुपये ओपन मार्केट में रिकवर कर गया। अगर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन प्लान इतना तगड़ा हो कि सरहद के ऊपर से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, ईरान से तेल आना बंद हो जाए, अफ़गानिस्तान से जितनी स्मगल्ड गुड्स हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के स्टोर्स के ऊपर तमाम बिक रही हैं, जितने कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, पेस्ट हैं, तमाम इंपोर्टेड अशिया स्मगलिंग के रास्ते पाकिस्तान आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक समेत, और पाकिस्तान आकर बिक रही हैं। डॉलर इधर से जा रहा है और अफ़गानिस्तान जा रहा है। अगर बॉर्डर के ऊपर हम एक फुल प्रूफ सिस्टम इवॉल्व कर लें, ये जो आर्मी चीफ़ का ये बयान है उसका अमली इजहार हो जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास महदूद इख्तियारात हैं लेकिन वो भी मिल जाए, पॉलिटिकल लीडरशिप भी अपना हिस्सा डाले, सियासी जमातों के सरबराहान, और मिलिट्री जो है उसको अमली जामा पहनाए और इंश्योर कर ले कि ना डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाएगा, ना स्मगल्ड गुड्स पाकिस्तान आएंगी। तो आप एकदम से आपको देखेंगे कि डॉलर के ऊपर, रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो हट जाएगा। डॉलर की जैसे ही मांग नीचे जाएगी, 2 वजूहात से मांग है। मैं चंद रोज़ पहले बैंक में गया तो बैंक से मुझे कुछ इतलात मिली और मैं आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड कि रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। वो कह रहे थे कि 20 से 25 रुपये एक डॉलर के ऊपर ब्लैक में लोग एक्स्ट्रा देकर तो ख़रीद रहे हैं। अगर आपका इंटरबैंक का रेट 305,000 शायद, तो उन्होंने कहा कि 25 रुपये एक्स्ट्रा दे के एक साहब ने ब्लैक में डॉलर ख़रीदा, क्योंकि आपको वैसे ट्रैवल के लिए चाहिए हो तो उसकी कोई लिमिट है, कुछ 4-6 हज़ार है या 5 हज़ार है, उससे ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो अगर उसके बगैर ब्लैक में ख़रीदें, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। पहले ये रेट 10 रुपये होता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि 25 रुपये के ऊपर एक साहब ने
ब्लैक में डॉलर ख़रीदा है। तो कैपिटल फ्लाइट के पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है, ये एक कमज़ोरी की निशानी है जिसको हमने उसी सेंटीमेंट को रिवर्स करना है। दोबारा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट का इजहार होना, इतबार, भरोसा, हमने यहीं जीना है, इसी ज़मीन के ऊपर हमारे बच्चे जो हैं उन्होंने पढ़ना भी है, कारोबार भी करना है, स्कूल भी जाना है, रोज़गार भी यहीं है और यहीं इसी ज़मीन के ऊपर दफन भी होना है। जिस दिन ये यकीन पैदा हो जाएगा ना, फिर 25 रुपये इजाफी देकर कोई डॉलर ख़रीद के यहाँ से भागेगा नहीं। तो ये हमें कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है, PTI से इनका ताल्लुक़ है, खुर्रम दस्तगीर खान सीनियर रहनुमा है PMLN से, और महमूद मौलवी साहब लीडर हैं आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। खुर्रम साहब, आपसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आज के दिन आज यौम दिफा भी है, तो उसी मुनासबत से हम जिन इशूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमारी इंटरनल जो कोहेजन की कमी है ना, यकजहती का फुकदान है हमारे अंदर, हम बटे हुए हैं, उसका दखल है। हमारा भरोसा कम है इस ज़मीन, इस सरज़मीन के ऊपर, नहीं तो ये हरकतें कम होती। देखिए, आम तौर पे अमूमी सियासी सूरत हाल के बारे में तो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की दहशत गर्दी का हमें सामना है वो एक और फ़र्क फिनोमेना है जो कि जिसके लिए हमें ज़्यादा देर नहीं गुजरी। 2014, 15, 16 में एक बाकायदा अपनी सरज़मीन पर जंग लड़नी पड़ी, जहाज़ों से बमबारी करनी पड़ी हमारे कबाइल, जो साबका कबायली इलाके थे, जिसे हम ज़रब अज़ब का नाम देते हैं। उसके बाद फिर रद्दुल फ़साद लड़ी गई, जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे। अब इतने थोड़े अरसे के बाद एक बार फिर इस अफरीत का उठाना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करेगा। और यहाँ अगरचे हमने सियासी सूरत हाल की बात की है, ये ब्लंडर जो है ये इमरान खान की गवर्नमेंट करके गई है। जब 2021 में यही दिन थे, अगस्त के आखिर में, कि सदर अलवी ने एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था कि जी हम आपको आम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ मुसालियत कर लें। 200 लोगों को छोड़ा गया था जो जेलों में। और अगर मैं आपके नाज़रीन को याद करा सकूं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उसे मुस्तरद कर दिया था। उस 200 लोग भी हमने रिहा किए, 2 लोगों को शायद प्रेसिडेंशियल पार्डन भी हुई। उस ऑफर को फिर उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रिपीट भी किया। लेकिन अब उसके नतीजे में हमें नहीं मालूम, हमें 200 का तो मालूम है छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद खुदा जाने कितने लोग छोड़े गए और वो वापस लाए गए बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के कि वो दोबारा टेररिज्म नहीं करेंगे। आज जो हम देख रहे हैं ये उस फैसले का बराह रास्त असर है जो आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो 200 लोग थे, 2000 लोग थे, उनके खानदान थे। 200 तो वो थे जिनको जेलों से छोड़ा गया था, जो वापस बसाए गए थे वो चंद हजार थे जिनको अफगानिस्तान से वापस आने की इजाजत दी गई। 2021 के आखिर में भी और 2022 के आगाज में बाकायदा पार्लियामान में जो स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी थी उसको ब्रीफिंग दी गई कि हम ये बात करना चाहते हैं, हम ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। और ये सिर्फ हमें वाज़ेह करना चाहिए कि सिर्फ उस वक्त की सियासी हुकूमत की गलती नहीं है, उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उसका भी बहुत बड़ा ब्लंडर था कि ये आम माफ़ी दी गई और उनको इनकरेज किया गया, शायद कहा गया कि हम इनको दोबारा। वैसे उस मामले के अंदर आप लोगों की ना एक बहुत बड़ी खामी का दखल है। अब मैं आज आपको, क्योंकि ऑनर आपने जिक्र किया है कि उसकी अस्करी क़यादत का भी दखल था, मैं उस मीटिंग की काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई से वाकिफ़ हूँ। सारी बातें तो नहीं दोहरा सकता, लेकिन जो आपकी पोलिटिकल लीडरशिप थी ना उस वक्त, वो मद्दासराई में लगी हुई थी जनरल बाजवा की उस मीटिंग के अंदर। इमरान खान तो वो मीटिंग में आप लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं थी करते, उनकी भी एक खामी थी बजाय कि कंसेंसस इवॉल्व करने के। लेकिन आप लोगों की खामी ये थी कि आप मद्दासराई में आर्मी चीफ के लगे हुए थे। आपका ये रोल नहीं था। आपको एक एक बंदे का नाम लेकर पूछना चाहिए था कि 200 बंदों की रिहाई, प्रेसिडेंशियल पार्डन, 2 बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेता जिनकी पार्डन हुई थी, नहीं आपको रास्ता रोकना चाहिए था। मैं मकसद उन तमाम मीटिंगों का मैं हिस्सा था, मैंने पहले मिनट से लेकर आखिर मिनट तक, आपके जो अभी वज़ीर आज़म थे सबसे ज़्यादा मद्दासराई उन्होंने की थी। आखिर मिनट तक मैं वहाँ मौजूद था। इशू ये है जी, ठीक है, आप इस हद तक ज़रूर जिम्मेदारी ठहराएंगे कि हमें जो पावरफुल अकाउंटेबिलिटी थी करनी, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी उन लोगों की थी जो जिम्मेदार थे, और वो ये जिम्मेदारी उनको कबूल करनी पड़ेगी कि आज जो हम मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर देख रहे हैं ये उस भयानक 2021 के फैसले का समर है। ये कोई आज खुद पौधा जो है ना वो उठनी पैदा हुआ कि उस फैसले का असर है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत सारी तफसीलात तो नहीं पता चूँकि ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लेकिन जुलाई में जो बाजवा साहब के साथ जो इनकी अपनी मीटिंग्स रहीं और जो वही वाली बात दोहराई गई और जो दोबारा बातचीत भी हुई, तो वो किसका फ़ैसला था? उस वक्त भी रियासती इदारों का फ़ैसला था और उसके बाद भी रियासती इदारों का फ़ैसला था और इनके दौरे हुकूमत में वो रहा।
और इनके दौरे हुकूमत में ही बाजवा साहब की वो सारी गुफ्तगू और जो बातचीत है, इसलिए मैं उसकी तफसील में जाए बगैर रीसेटलमेंट का इशू जो था ना वो इमरान खान ने और ठीक उस वक्त जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा इन तीनों का फैसला उस वक्त पहली बात तो ये है, जो अगर कोई मुआहदा करते हैं और मुआहदे की पासदारी वो ना करें या आप ना करें तो उससे तो डिस्प्यूट आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जिम्मेदारी मेनली उस वक्त भी अस्करी क़यादत ने अपने जिम्मे ली थी और सब्सिक्वेंटली भी ली। नहीं, मेनली उनकी हो नहीं सकती ना। मैं आपका आपको बात चीफ कर रहा हूं एग्जीक्यूटिव ना, बैठा है, उसको पहले पूछना चाहिए जो वही लोग कह रहा हूं आएंगे ना, हथियार मैं फेंक उसी के पे आ आएंगे, रहा हूं, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेंगे, मैं उस उसके पे आ रहा बगैर हूं। तो आप किसी को रास्ता नहीं देखें, खोलते जिन ना। टर्म्स में रियासत ने फैसला किया वो रियासत का फैसला शायद उस वक्त के लिहाज से बेहतर हो। रियासत का फैसला सब्सिक्वेंटली जब आपको ये नज़र आ जाए कि कोई आपके किसी भी मसालहत के किसी फैसले से कोई डिसएग्री कर रहा है या उसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर रहा है, तो आप फोर्स का इस्तेमाल करें, किसने रोका है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि आपकी अगर ट्रू इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हों तो कोई आपकी अगर किसी आपकी रेट को, अगर रियासत की रेट को कोई चैलेंज करे तो आप खामोशी से बैठे रहेंगे। सर वैसे शोएब साहब एक बात कहूँ, बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़ौज का सिविल मामलात के अंदर मुदाखलत दुरुस्त नहीं होती, लेकिन सिविलियन लीडरशिप को उनके हवाले करके तो पीछे बैठ जाना नहीं होना अक्लमंदी की चाहिए। बात नहीं बिल्कुल है। ठीक कह रहे इन हैं। लोगों को, जो इमरान खान को लोगों ने वोट डाल के वज़ीर-ए-आज़म बनाया था ना, या अभी शहबाज शरीफ थे, तो ये मुंतखब लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एब्डिकेट नहीं कर सकते कि भाई फ़ौज कर रही है असी की करिए, ये कह के अपनी जान नहीं आप छुड़ा सकते। लेकिन हाँ, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको अदा करनी है। बिल्कुल वहाँ ठीक सवाल है, पूछे, आप जवाब 100% पूछे। ठीक करें, लेकिन अगर किसी जगह पे कंसेंसस हो जाता है रियासती इदारों का भी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी, ये मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ये बेहतर फैसला है। कंसेंसस हो तब हो और कि अगर- डिस्कशन हो। मैं वही कह रहा हूं डिस्कशन ना, के बगैर, मैं तो आपको वो- बताया, मीटिंग का अहवाल ये था कि सवाए मद्दा सराय के किसी ने क्वेश्चन नहीं थे किए, शाबाशियों के अलावा कोई काम नहीं था किया। आपकी कुर्बानियां बस ये कह के आगे बात ही नहीं करते। उनसे ये पूछें कि आप ये 30-35 हज़ार दहशतगर्द ला रहे हैं, ये दोबारा हमारे इम्पैक्ट बच्चों क्या के होगा? स्वाद में इसका करेंगे तो क्या इम्पैक्ट करेंगे, आएगा? वो तो मुल्क के पूछें। ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? महमूद ठीक मौलवी बात है। साहब, आप बताइएगा, आप उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी थे, क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर के हालात हैं ये मुतकाजी नहीं थे कि हम इंश्योर करते हैं कि टीटीपी का एक भी मुतनाज़ा जो शख्स किसी दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस था उसको पाकिस्तानी सरजमीन पर दोबारा हम कदम रखने की इजाज़त ना देते। ये लोग पहले बॉर्डर करके पार उधर चले गए थे, वापस लाया तो इन्होंने आके फिर पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों, सिपाहियों, अफसरों, इस सिविलियंस को, इस कौम के बेटों को दोबारा शहीद करना शुरू कर दिया। देखिए, मेरा कहना यह है इसके ऊपर कि जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे, देखिए उस वक्त की क्या पोजीशन थी और क्या डिसीजंस थे, और देखें वो भी जो मैं कहूँगा अक्सरी क़यादत भी उस वक्त ऑन बोर्ड थी और पॉलिटिकल क़यादत सारे ऑन बोर्ड थे। आज हम बैठ के उसको तनकीद करना मेरे हिसाब से मुनासिब इसलिए नहीं है कि उस वक्त पे क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जो ये डिसीजंस लिया। देखिए, हमेशा ये होता है कि बहुत आसान है जब कोई चीज़ ख़राब हो जाता है उसके ऊपर बैठ के हम तनकीद करें या उसके ऊपर डिस्कस करें, मगर उस टाइम पे, जिस टाइम पे जो आदमी डिसीजन ले रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल और सोच समझ के लेता है, क्योंकि जितने लोग हैं सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। देखिए, आज जो डिसीजंस ले रही है अक्सरी क़यादत, हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद कुछ लोग इसमें से कहेंगे साहब वो गलत लिया, मगर मेरे ख्याल से वक्त का तकाजा जो आज ले रहे हैं वो भी सही है जो पिछला वक्त के ऊपर, क्योंकि अगर कोई नॉन पाकिस्तानी लेता ना तो मैं कहता कि जी उन्होंने गलत किया। ये सब मुहब्बे वतन लोग हैं, देखें, और ख़ास तौर पे मैं हमारे अफवाज को महमूद साहब, वो जो भी महमूद साहब, ये एक चीज़ की मैं यहाँ आपसे यहाँ गुजारिश करूँगा, यहाँ किसी की हुब्बे वतन तो क्वेश्चन की नहीं गई। जो फ़ैसला साजी का अमल है ना, वो इंस्टीट्यूशनल फ़ैसला साजी होनी चाहिए। आपके DG ISI आए हैं, आपके आर्मी चीफ आए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि ये सिक्योरिटी सिनेरियो है, ये हमारी इंटेलिजेंस है, क्या करें। वहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर अपनी राय दे, वज़ीर दिफा अपनी राय दे, फॉरेन मिनिस्टर बोले, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो अपनी राय दे, फिर आप कंसेंसस इवॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ है कि यस सर, तो यस सर से खराबी पैदा होती है। आप इससे इतफाक़ तय करें या ना करें, लेकिन ये कौमी इशूज़ है, इस कौम के बेटे हैं फ़ौज के अंदर, एक भी जाता है तो मेरा बेटा है, आपका बेटा है, इसके लिए सारों को सर जोड़ना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये तो बदकिस्मती हमारे यहाँ कल्चर है ना। देखिए, ये तो कल्चर है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो है डेमोक्रेसी कहाँ पे है? सब जगह डिक्टेटरशिप है।
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में आप कहें कि डेमोक्रेसी है? अगर कोई इक्का दुक्का होगी तो वो दैट्स वेरी रेयर, वरना हर जगह जो है वो डिक्टेटरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। हम बातें डेमोक्रेसी की करते हैं क्योंकि देखें, अगर डेमोक्रेसी से जैसे आप कह रहे हैं वैसे चलाने जाएंगे ना, तो हम लोग बदकिस्मती से फैसले पे नहीं पहुंच सकते। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग बैठ के तनकीद करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो अगर आप राइट की बात करेंगे वो लेफ़्ट पे जाना चाहेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिक्टेटरशिप जो है वो पार्टीज़ में भी है, और जिस वक्त डिसीजन लिया जाता है वो सिंगल हैंडेड लिया जाता है। ये तो आज से नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कई सदियों से जो है ये चल रहा है इस खित्ते में। आप पूरे एशिया में देख लें, देखें ना, जहाँ आप कहेंगे आप जो है पाकिस्तान में तो 75 साल हो गए मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी। मुझे तो मेरी एक एज हो गई है, मगर मैं कम से कम इतना कह सकता हूँ कि 60 साल से मुझे तो कहीं रियल डेमोक्रेसी नज़र ही नहीं आ रही और ना नज़र आई है। लेकिन हम ज़माना कदीम की बात नहीं कर रहे। देखिए, आपके नाज़रीन को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कोई 1979 की बात नहीं कर रहे जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। हम आज से सिर्फ 2 साल पहले की बात कर रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश है हमारे ज़हनों में। तो लिहाजा अगर इसीलिए मैंने नाम लिया कि अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया उस वक्त की सियासी हुकूमत ने, और उतनी ही जिम्मेदारी उस वक्त की अस्करी क़यादत पर है कि उन्होंने एक ऐसा ब्लंडर किया जिसके समरात 15 साल नहीं लगे आने में, 2 साल के अंदर अंदर, बल्कि 1.5 साल के अंदर आने शुरू हो गए थे। तो लिहाजा जो लोग जिसके जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारों को उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। अच्छा, इस वाक़े में एक और भी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद हुआ, ये APS अटैक के बाद हुआ, ज़रब-ए-अज़्ब के बाद हुआ, उसके बाद ये दोबारा इस चीज़ को अलाउ करना कि कोई मुसल्लह जत्था इस ज़मीन पे आ जाए। हाँ, देखिए, तो ये तो आप दोबारा गलती दोहरा ही नहीं सकते ना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जो इतने हज़ारों पाकिस्तानियों की, सिविलियंस की, हज़ारों पाकिस्तानी फ़ौजियों की जो कुर्बानी दी है, उसके असरात ज़ाइल करने में हमें चंद साल लगे कि हमने दोबारा उन्हीं लोग बुज़दिलाना मसालियत की, अपीजमेंट अंग्रेजी का लफ्ज़ है, हमने उन्हीं लोगों को अपीज किया जो अभी चंद साल पहले हमारे हज़ारों सिविलियंस और फौजियों को शहीद करके। नहीं, तो अभी दोबारा क्या हो रहा है? तो अब दोबारा हो रहा है, वो अटैक वही करने वाले हैं। तो यही बात है कि ये बहुत संजीदा मामला है। अब दोबारा आपको लड़के खत्म करना पड़ेगा, दोबारा लड़के खत्म करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर हमें ये एक क्लासिक, वो जो पुरानी कहावत है कि जो लोग तारीख से सबक नहीं सीखते फिर तारीख आकर उनके सर पर हथौड़ा रसीद करती है। तो हमारे सर पर आज की जो वाक़यात हैं और कुछ महीनों से हो रहे हैं, ये हमारे सर पर हथौड़ा है कि ऐसे दहशतगर्दों के साथ आप मसालिहत नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसको बुज़दिलाना मसालिहत समझते हैं। शोएब साहब, महंगाई की तरफ भी आ जाए, बेरोज़गारी की तरफ भी आ जाए, ये भी एक चैलेंज है, और दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोगों की सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक है इस वक्त। उसके लिए क्या किया जाए? देखिए सर, सबसे पहली बात यह है, जब आप बेयकीनी की कैफियत पैदा करेंगे, आपने केयर टेकर्स को जो इलेक्टेड नहीं है उसको 9 महीने से 2 सूबों में बिठाया हुआ है और नए केयर टेकर सेटअप लेकर आए हैं, और ये PDM की जमातों ने जाते जाते जो जुल्म ढाया, वो जो 100 कार्ड CCI की मीटिंग करके उसको नोटिफाई कर दिया। बात ये थी कि CCI तो कंपोजिशन ही इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनरिप्रेजेंटेटिव लोग कैसे पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं? 17 करोड़ 18 करोड़ आबादी पंजाब और KP की मिला के उनके बारे में फ़ैसला अनइलेक्टेड लोग कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? और फिर इलेक्शन का अल्तवा कर दिया, और अभी भी हतमी तौर पर कोई नहीं कह सकता कब इलेक्शन होगा। तो जब आप इस तर्ज अमल से आगे लेकर जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल नहीं देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम इदारे उसके पीछे लग जाएंगे, केयर टेकर सेटअप की भी यही जिम्मेदारी होगी, तो फिर क्रेडिबल इलेक्शंस नहीं हो सकते। और बेयकीनी जितनी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, और लोगों का, मुझे बता दें, कोई सरमायाकार इंडिविजुअल हो या कोई स्टेट हो, आज आपके मुल्क में क्यों सरमायाकारी करेगी जहां आपका पता है कि यहाँ कोई पॉलिसी पता नहीं कौन सी बनती है। जितना डिले करेंगे, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, कम से कम 5 साल के लिए उनको ये तो पता है कि आज हम कोई भी फैसला करेंगे। 9/11 के बाद जब यहाँ बम फट रहे थे उस वक्त यहाँ आज की निस्बत बेहतर सरमाया आ रहा था। ये एक अफसोसनाक पहलू ये है कि 9/11 के बाद जब आपको ये यकीन नहीं होता था कि आप बाहर गए या मस्जिद नमाज़ पढ़ने गए तो वापस आएंगे नहीं, उस वक्त यहाँ बेहतर FDI आ रही थी, आजकल उससे भी कम है। महमूद मौलवी साहब, ये जो आर्मी चीफ ने मीटिंग्स चेयर की हैं कराची में भी और लाहौर में भी, मैंने बहुत से बिजनेसमैन से बैकग्राउंड इंटरेक्शन किया, वो कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, खुश हैं इस इंटरेक्शन के बाद, लेकिन
मुझे याद पड़ता है कि जब वो जनरल मुशर्रफ से इंटरेक्शन किया करते थे या जनरल बाजवा से भी इंटरेक्शन करते थे तो उसके बाद भी उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता था, खुश होते थे वो। बाद में वो चीज़ें आगे नहीं चल पड़ती। मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा कोई चीज़ डिफरेंट वो करेगी, फ़ौज करेगी, सिविलियन लीडरशिप अमली पे कोई उसके प्लान लेकर जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जेक्टिव को इंश्योर करना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो। फ़र्क पड़ेगा इस दफ़ा चीफ़ के इंटरेक्शन से, या वही होगी रूटीन की मीटिंग जो मुशर्रफ के बाद हफ्ता 10 दिन एक हल्ला गुल्ला वेरी गुड शाबाश के पैगाम आते थे। जनरल बाजवा ने बहुत से इंटरेक्शन किए बिजनेस लीडर से और उस वक्त भी शाबाश के पैगाम आते थे। अमली तौर पर अब ट्रांसलेट होगी रियलिटी में? मेरा ख्याल से इस दफ़ा अमली तौर पे होगी भी और होना भी चाहिए। उसकी वजह अब हमारे पास ऑप्शंस नहीं रह गए। देखें, स्टेबिलिटी, बिजनेसमैन क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। और उनको आज भी बिजनेसमैन को, चाहे वो कराची के हों चाहे वो लाहौर के हों, उन सब को जो है अफवाज के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है बनस्बत पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर। आप जितने बिजनेसमैन उठा के देख लें, वो कहते हैं कि जी हमें ये पता है कि जो वो कह रहे हैं वो डिलीवर होगा। देखिए, स्टेबिलिटी यही चाहिए। बिजनेसमैन क्या कहता है कि जी हमें क्लियर कट पॉलिसी चाहिए, और जो चीफ ने कहा जो पॉलिसीज़ वो देंगे वो आगे भी चलेंगे। आप ये देखें ना, ये वही बात नहीं कर रहे हैं कि 3 महीने के लिए। ये पॉलिसीज़ की जो बातें हो रही हैं, अगर आप ये देखें 5 और 10 साल की पॉलिसीज़ की बात हो रही है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि 3 महीने या 4 महीने के लिए पॉलिसी होगा तो इसके ऊपर कौन अमल करेगा? आप जो फॉरेन लोन्स भी आ रहे हैं वो जो है वो देखा जा रहा है कि 5 या 10 साल के लिए बात कर रहे हैं। आप लोगों को देखें, हम गुमराह ना करें। हमको लोगों को क्लियर बताना पड़ेगा कि आज जो हमको लोन्स भी मिल रहे हैं वो आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाके लोन्स लेके आ रही हैं और उन्हीं की गारंटीज़ के ऊपर वो लोन्स दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ़ौज की गारंटी होगी तो हर चीज़ सही होगा। तो इसीलिए जब लोन्स उस वजह से मिल रहे हैं, बिजनेसमैन को गारंटीज दिया जाएंगे तो ये बिजनेस भी फ्लरिश करेगा और जो है लोगों को स्टेबिलिटी आएगी। मेन चीज़ जो IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया गया उसमें जो मेरे हिसाब से एक बड़ी गलती है, जो कि 24-25% इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो बड़ा एक इशू आ जाएगा। मेन वजह है कि कौन इंडस्ट्री लगाएगा 24-25% पे। मेरा आज भी आपके चैनल पे ये मैं वाजे करना चाहता हूँ कि मैं 25 से 30% इंडस्ट्रीज़ पिछ आने वाले 3-4 माह में बंद होना शुरू हो जाएंगे इस इंटरेस्ट की वजह से। उसकी वजह है कि बिजनेसमैन वो पे नहीं कर पाएंगे 24-25%। इंडस्ट्रीज़ अगर बंद होंगी तो बेरोज़गारी इससे ज़्यादा हो जाएगी। कोई बिजनेस 24-25% इंटरेस्ट के ऊपर वर्केबल होता ही नहीं है। तो आप मतलब ये भी हमें देखना चाहिए ना। अगर देखें वो वेस्ट के हर ब्रेक चीज़ को करीब आ गया, कॉपी ब्रेक नहीं ले कर लें। सकते। सही, ये आपकी बात ठीक है। इस पॉलिसी रेट ने जो एक तबाही फेरी है, इस वक्त जितना हम पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्सों में, सारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। हम डिफेंस के लिए और कर्जा लेते हैं, फिर डिफेंस हमारा चलता है। इंटरेस्ट पेमेंट्स का सारा बर्डन, सारा इंटायर टैक्स रेवेन्यू आपका लेके जा रहा है इस वक्त। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। वेलकम बैक। खुर्रम साहब, इकॉनमी के ऊपर थोड़ी सी बात करें। आपने ट्रेड मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर चलाई है। जुलाई अगस्त के नंबर हैं, रुपया आपका 307 के करीब है और अगस्त में स्लाइटली एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ आई है। अदरवाइज़ 2 मंथ की अभी भी डिक्लाइन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो पहले ही नीचे था उससे पहले साल की निस्बत। तो हम किस तरफ को जा रहे हैं? आई डोंट नो। जनरली एक दुनिया में प्रिंसिपल होता है कि आपका रुपया अगर वीकन है, अपनी असल वैल्यू से भी नीचे आप कर दें तो एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आप इसको 189 से 307 पे ले गए, एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गई। मतलब 2 फैसले ऐसे हैं जो इमरान खान ने, अब जो उनका अप्रैल 2019 का IMF एग्रीमेंट था जिसमें इस तबाही की बुनियाद रखी गई। एक तो ये था कि रुपी फ्री फ्लोट होगा, उस वक्त कमिट किया उन्होंने रियासत पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पहली दफ़ा रिस्ट्रिक्शन एग्री हुई कि पाकिस्तान स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेगा, जो प्राइवेट बैंक्स है उनसे बोरो करेगा। अब ये दोनों फैसले ऐसे हैं अगेन जिनके जहरीले और तबाहकुन असरात आज हम भुगत रहे हैं। कि भाई पाक रुपी को डार साहब को बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ कि आपने क्यों कंट्रोल करने की कोशिश की, IMF नाराज़ हुआ,
लेकिन जब हमें मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई की प्रिंसिपल वजह डिवैल्यूएशन है, दैट्स द प्रिंसिपल ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन, तो उन्होंने एक कोशिश की। दूसरा इशू ये था कि यहां भी जो घूमकर बात आई कि जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बाउंड हुई आईएमएफ के कहने पे कि आपने सिर्फ कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करनी है, तो कमर्शियल बैंक्स ने स्टेट बैंक से डिस्काउंट रेट पर बोरो करके पाकिस्तान के बॉन्ड्स खरीदे, और वो जो डिफरेंशियल था वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की एक्सेस लिक्विडिटी है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान की स्मगलिंग का हिस्सा है। यहां मैं कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बगैर सिर्फ अपनी एस्टिमेट देना चाहता हूं कि मेरी नज़र में इसमें बैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, ये जो रुपी का स्लाइड हुआ है। क्योंकि असेंशली व्हाट वाज हैपनिंग इज कि जो अफगानिस्तान की स्मगलिंग है जो कि ओपन मार्केट पुश कर रही है, तो जो इंटर बैंक था जिसको एक्चुअली तो टेक्निकली फॉलो करना चाहिए था ना, कि अभी जुलाई में, ज्यादा देर नहीं, चंद हफ्ते पहले 5.1 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर आया एक महीने के अंदर। तो लिहाजा टेक्निकली तो देर कोई वजह नहीं है कि रुपी में इतना रन होना चाहिए। ठीक है, जुलाई में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हमारा, लेकिन उससे पिछले 9 महीने तो करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव जा रहा था। आपके ख्याल में डॉलर किधर जा रहा है? तो ये दिस इज द पॉइंट कि डॉलर जो है वो उस आप क्या कहते हैं, कहां जा रहे हैं डॉलर? डॉलर या तो अफगानिस्तान जा रहा है और मैसिव स्पेकुलेशन हुई है इन ऑर्डर टू यूज दैट एक्सेस लिक्विडिटी दैट बैंक्स हैव। पाकिस्तान में सिर्फ एक सेक्टर है पिछले चंद सालों से जो शुएब साहब पैसा कमा रहा है। इस साल भी सैकड़ों अरब का मुनाफा है बैंक्स का। हुकूमत भिखारी बन गई है, सच पूछे ना तो भिखारी बन गई है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स 22% पे वो पॉलिसी रेट पे कर रहे हैं। कुछ नहीं बचता इसके बगैर, डिफेंस के भी नहीं पैसे इनके ऊपर, लेकिन डॉलर इनके काबू में नहीं है। क्या करें? देखिए, पहली बात तो आपको मैं इनकी हुकूमत बात को जो मना किया कि आप स्टेट बैंक से नहीं बोरो कर सकते, एक बात का जवाब देके, पहली बात तो ये, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताएं कि उसने कंट्रोल किया हुआ था ना। आपकी 6.1% जीडीपी भी थी, आपके पास आपका 170 से 178 डॉलर था पर रुपी, और उसके बाद जब आप गए और उसके बाद आपने इसको 300 रुपये पे पहुंचा दिया। आप कहते थे महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आ रहे हैं, और महंगाई आपने वो कर दी है कि आज गरीब आदमी को खाने को नहीं मिल रहा। तो ये पॉलिसीज़ आपने देखभाल करके, आप अगर मुल्क नहीं चला सकते थे, आप में कैपेसिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी, तो ना लेते। आपने जो 16 महीने 17 महीने इस मुल्क को तबाह किया है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके, अब देखें, डॉलर बढ़ने की बहुत सारी वजूहात के अलावा सबसे पहली वजह है आपकी बेयकीनी, आपकी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। आपका मुल्क के अंदर कोई ना सियासी इस्तेहकाम है, ना आगे पता है कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, आप उसको क्रश करने में लगे हुए हैं, तमाम इदारे लगे हुए हैं, उसको आपने दहशतगर्द बना दिया, उसको आपने हर हाल में आपने कहा जी इनका कोई वर्कर भी हमने नहीं छोड़ना, और जिसको 80% लोग चाहते हैं। देखें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आज तो जबर और खौफ की फिजा ख़त्म होनी चाहिए। केयरटेकर बैठे हुए हैं, निगरान बैठे हुए हैं, कोई मुखालिफ पार्टी नहीं बैठी हुई। और जब आप लोगों को एक उम्मीद और आस देंगे कि भाई हम 90 दिन में इलेक्शन करा रहे हैं, आ जाओ, सारी पार्टी बैठे, आ जाएं, हर एक को मौका मिलेगा, जो जीतेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पूरी क्रेडिबिलिटी होगी उसकी, सारी दुनिया देखेगी, लोगों का इतमाद होगा, चीज़ें ठीक हो जाना शुरू हो जाएंगी। और इन एडिशन टू दैट, ये बात भी दुरुस्त है कि बैंक्स ने इसमें वाकई पैसा कमाया है, और जो डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है उसको किसने कंट्रोल करना है? उसको कंट्रोल करना है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने। अच्छा, बॉर्डर से आप मुझे बताएं, सारा तेल आता है, किसके कंट्रोल में है बॉर्डर्स? क्यों नहीं कंट्रोल होता? क्यों आपकी स्मगलिंग आती है? सैकड़ों गाड़ियां हैं, वो पता नहीं वो जाती है, वहां से आती है, टैंकी के क्या बोलते हैं कि टैंकी भरवा के आ रही है, वो टैंकी भरवाते हैं उधर से, वो तो ईरानियन ऑयल लेकर आते हैं और बेचते हैं, कराची तक बिकता है। किसी की आंखों से ओझल हो जाता है। और अच्छा, जो डॉलर में बोलियां लगती हैं, हम तस्वीरों में वीडियो में देखते हैं, डॉलर खरीदने वाले बोलियां लगते हैं। मैं तो आपको बताया 25 रुपए इजाफी दे के ब्लैक में लोगों ने खरीद के पैसा यहाँ से बाहर भिजवाया। इसके बाद ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। महमूद मौलवी साहब, लास्ट सेगमेंट है, कोई हल तजवीज़ करें, लोगों को कुछ उम्मीद दिलाएं कि कैसे बेहतरी आएगी। देखिए, बेहतरी आने की यही है कि मेरा कहना ये है कि स्टेबिलिटी पहली चीज़ है, और उसके लिए या तो 90 दिन में इलेक्शन करा लें, और या तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के, ठीक है ना, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए डेमोक्रेसी के अलावा। उसकी वजह ये कि अगर हम साल 1.5 साल सर, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आप तजवीज़ पेश करें, वो क्या हो सकती है? भाई देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए, ठीक है ना सर। आधा अरसा पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ही रहा है सर, जनरल अयूब, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, तो उसमें क्या करके बेहतर हो गए थे? देखिए, जनरल अयूब के दौर बहुत अच्छा था, मेरे ख्याल से बिजनेस ने बहुत तरक्की किया, इंडस्ट्रीज़ बहुत लग गए,
आप ये भी तो देखें ना, उसकी वजह ये सर कि इन अगर तमाम ये अदवार साल का भर जो तक एंड क्या है करते वो रहेंगे, या आपको 71 नजर आता है, या आपको ये मुसल्ला जत्थे नजर आते हैं, या आपको बलूचिस्तान की सूरत हाल नजर आती है। कल्चर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, ये सस्टेनेबल वे आउट नहीं है। सस्टेनेबल वो होता है जो आपको सस्टेन करके मुल्क को आगे ले जाए। तो मैं फिर मेरे ख्याल उसके से बाद धड़ाम से नीचे जा गिरते हैं, सस्टेनेबल धड़ाम ये से है नीचे जा गिरते हैं। कि मेरे ख्याल से एक जॉइंट वेंचर, ओपनली जॉइंट वेंचर हो इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश में है कोई ऐसा कोई निज़ाम लेके आए, क्योंकि देखिए अनऑफिशियली सबको पता है कोई भी हुकूमत आती है बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के और बग़ैर आर्मी के बैकिंग के वो हुकूमत नहीं कर रही। लेट्स फेस द फैक्ट्स। जब हम नहीं कर रहे तो एक कोई हम ऐसा राय अमल क्यों नहीं करते हैं कि जो मिल के जो इसको हम चलाएं, ताकि देखें स्टेबिलिटी आए और ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए। हम जो है सर पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो एक बेस्ट मॉडल था जिसको हाइब्रिड मॉडल, सेम पेज की सियासत कहा जाता था। 3 साल बहुत अच्छा था, लेकिन 3 साल के बाद जब लड़ाई शुरू हुई तो उसका भी इंजाम हमने देख लिया। हाइब्रिड प्लस था जो शहबाज शरीफ का 16 माह का मॉडल, 16 माह का दौर था, उसका अंजाम भी हमारे सामने है। तो इट्स नॉट वर्किंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट डिलीवरिंग। लेकिन अगर इजाज़त दें वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए जो आप 3 साल की बात कर रहे हैं, देखिए 3 साल में भी आप खुद देखें ना, आज वो खुद कह रहे हैं कि फौज चला रही थी। उस 3 साल के अंदर देखें ना, पीटीआई को लेके कौन आई थी? फौज लेके आई। 3 साल 3.5 साल चला कौन रही थी? फौज चला रही थी। जब फौज ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो वो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो देखिए एक चीज़ हमको रियलिटी को फेस करना चाहिए कि कोई ऐसा मॉडल लेके आए जो कि हम मिल के इसको चलाएं, वरना तो हम ये गवर्नमेंट जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें कोई नया मॉडल, मौलवी साहब अगर नया मॉडल नहीं है। 2000 इजाजत दे दें, 2013 में मई में जब पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को इलेक्ट किया, इससे बदतर हालात है। मैं आज लगता है आज बहुत हालात बदतर हैं। उस वक्त भी 23% इन्फ्लेशन थी। उस वक्त पाकिस्तान में 6 औसतन रोजाना दहशतगर्दी के हमले होते थे। कराची में दर्जनों की टारगेट किलिंग होती थी, मौलवी साहब को याद होगा। और पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग और ब्लैकआउट थे। उसी गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 साल बाद उस पर धरना हुआ, उसके ऊपर एक पूरा हमला हुआ, पीटीआई ने किया, उसी हुकूमत ने लोड शेडिंग भी दुरुस्त की, उसी हुकूमत ने दहशतगर्दी भी खत्म की, उसी हुकूमत ने कराची को भी पुरअमन किया। वही हुकूमत जो है पाकिस्तान 16 माह में पिछले में आपने इन्फ्लेशन, जी हाँ जी, 16 माह में एक फ्लाईओवर भी शहबाज शरीफ कहता था आर्मी के बगैर नहीं बना सकते। और उसी हुकूमत ने लोगों को भूल गया है, नहीं याद रखा, पुरानी बातें बता रहे हैं ना, अभी 16 माह की बताइए। 2013 से 16 तक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया और हर साल महंगाई कम हुई और ग्रोथ बढ़ी। तो ये कैसी, अगर ऐसी स्ट्रांग हुकूमत होगी, नवाज शरीफ ने ये करके दिखाया है, उसके लिए कोई नया मॉडल नहीं बनाया। मतलब है नवाज शरीफ कर सकता था, शहबाज शरीफ नहीं कर सकता। जी अब नहीं, देखिए शहबाज शरीफ को तो 16 जमातें मिली ना, नवाज शरीफ को तो एक स्ट्रॉन्ग, शहबाज शरीफ को किसी ने दावत दी थी कि आप आके लीजिए, पार्टी की उनको मेजॉरिटी हासिल थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से। सियासतदानों का कमाल यह है कि वो मुझे 2013 में ले जाते हैं, आप आते हैं तो आप कहते हैं वो 6 इमरान ने किया था। हमारे पास में तो कंट्रीब्यूट आप सारों ने किया था, आखिरी मिले थे ना, कंट्रीब्यूट आप नहीं, आपकी उसमें केपी में जो गवर्नमेंट रही है उसमें आपने जितने को गुल खिलाए हुए हैं वो भी सबको ही पता है कितने को बेहतरियां की हुई। 10 साल बाद खाने के लिए कोई चीज नहीं है। 1.5 साल इन्होंने जो लगाया, यानी 16 महीने या 15 महीने, इसकी सलाह मिलेगी, तबाही की बुनियाद रख दी और वो खराबियां इन्होंने कर दी जिसकी नतीजा हमें अगले 10 साल भुगतना पड़ेगा। और आज भी मैं ये समझता हूँ, आज भी हल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट अपने हुदूद में वापस चली जाए। एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि इस तरह पॉलिटिक्स में एक को गिराए, एक को उठाए, एक को बिठाए। सियासतदानों को भी रात गए मुलाकातें बंद कर देनी चाहिए ना, चोरी छुपे बंद करनी चाहिए, उनके कंधों पे बैठ के। ना 2013 में आना चाहिए, ना 2018 में आपको नहीं आना चाहिए, इसलिए कि अपने पलबूते पे आए। लेकिन मुसीबत क्या है, अवाम आज जिसके साथ खड़ी है उसको कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हमें कबूलियत नहीं है, आपको मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। जब ये हम पाबंदियां लगाना शुरू करेंगे, मकबूलियत पे फिर भरोसा रखें ना, फिर दोबारा ना छुप के मुलाकातें करके 8 माह की और एक्सटेंशन ले लें, 8 माह की और एक्सटेंशन ले लें, आखिरी दिनों में भी कह के कहते हैं वो हम। शोएब शाहीन साहब, खुर्रम दस्तगीर खान साहब और सब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।